जितना ज्यादा पहिया घूमेगा मशीन का या जितना ज्यादा ह्यूमन काम करेगा, उतने ज्यादा ओवरहेड्स इनकर होंगे। एबीसी कहती है नहीं भाई, हर ओवरहेड ऐसे नहीं चलता। हाँ, बिजली में भी ऐसे ही चलती है, जितनी ज्यादा घंटे मशीन चलेगी उतनी ज्यादा बिजली खत इस्तेमाल होगी, तो बिजली को आप मशीन आवर की बेस पे अब्जॉर्ब कर सकते हैं। हेल्पर की सैलरी इनडायरेक्ट है, वो शायद उतना ही है, जितने ज्यादा डायरेक्ट लेबर काम करेगी उतने ज्यादा हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप लेबर आवर की बेस पे तकसीम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट होती हैं, जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट, जैसे सेटअप कॉस्ट, जिनका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से या नंबर ऑफ मशीन आवर या लेबर आवर वर्क से नहीं होता, उनका कॉस्ट ड्राइवर कुछ और है। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्क है, जितने ज्यादा मशीन आवर्स होंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट ड्राइव होगी या आगे बढ़ेगी। इनडायरेक्ट लेबर का कॉस्ट ड्राइवर डायरेक्ट लेबर आवर हो सकते हैं, जितनी ज्यादा डायरेक्ट लेबर आवर काम करेगी उतनी ज्यादा इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आगे बढ़ेगी, ड्राइव होगी। लेकिन इंस्पेक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर नहीं है, उसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट्स है। सेटअप कॉस्ट मशीन को प्रोडक्शन के लिए तैयार करना प्रोडक्शन ओवरहेड का एक अहम हिस्सा होता है। सो सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड नहीं है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स नहीं है, कितने घंटे प्रोडक्शन हुई ये नहीं है, कितने घंटे लेबर ने काम किया ये नहीं है, बल्कि सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर है आपको मशीन को कितनी दफा प्रोडक्शन के लिए रेडी करना पड़ा। तो एक बार रेडी होगी उसके बाद 1000 बनाओ या 10,000 यूनिट बनाओ, सेटअप कॉस्ट एक दफा लगती है मशीन को रेडी करने के लिए, तो उसका ताल्लुक नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स की टर्म यूज होती है, नंबर ऑफ बैचेस की टर्म यूज होती है, उससे होता है। तो एबीसी कहती है भाई, सारे खर्चे वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर से नहीं चलते, यूनिट्स आवर से नहीं चलते, कुछ खर्चे एक्टिविटीज से चलते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि आप जो खर्चे एक्टिविटीज से चलते हैं उनको एक्टिविटीज की बेसिस पे तकसीम करो, और जो खर्चे आपके वॉल्यूम से चलते हैं उनको वॉल्यूम बेस पे तकसीम करो। एबीसी और ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वर्किंग का अंदाज थोड़ा फर्क होता है। ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अभी हमने देखा कि हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे कैसे पहुंचे थे। हमने एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट की, ओआर बनाया, फिर वहां से हमने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाया। लेकिन ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन एबीसी में हम ओवरहेड को डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में तकसीम करते, हम डिपार्टमेंट में कॉस्ट को तकसीम नहीं करते। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने मशीनों में तकसीम किए थे या डिपार्टमेंट में तकसीम किए थे, वहां से ओआर बनाया, ओआर से ओवरहेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाई। एबीसी में ऐसा नहीं होता, हम ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर या एक्टिविटीज कंज्यूम्ड। मशीन आवर्स की बेसिस पे जो खर्चा तकसीम करना है, प्रोडक्ट्स में मशीन आवर की बेसिस पे तकसीम कर दो। जो आपने नंबर ऑफ सेटअप्स की बेसिस पे तकसीम करना है, प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ सेटअप कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट उसकी बेसिस पे तकसीम कर दो, और फिर टोटल ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे। टोटल ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्ट डिवाइड विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट, वहां से ओवरहेड कॉस्ट पर निकले। तो एबीसी में हम टोटल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में तकसीम कर देते हैं, और फिर अगर हमें पर यूनिट चाहिए तो हर प्रोडक्ट के ओवरहेड्स को उसके यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं, वहां से हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिलती है। तो एबीसी के लिए हमारे पास, जैसे मैंने कहा, एक ही पास पेपर का कैफ लेवल का एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है। बाकी क्वेश्चन जो टीचर हम डील करते हैं वो किसी और सिस्टम के तहत हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है दैट इज स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक हैंडआउट जो आपके पास है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं और उसको जरा रिव्यू करते हैं कि एबीसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें रीजनेबली एलेबोरेट होके टेस्ट हुआ हुआ है। सिस्टम थोड़ा, ये जूम की वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है सिस्टम, तो इससे थोड़ा सा अपलोड होने में चीजें टाइम लगेगा। लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। 10 नंबर का सवाल है। अच्छा, ये भी एक चीज बड़ा नोट कीजिएगा, अब ये तकरीबन पूरे एक सफे पे सवाल का डाटा फैला हुआ, नंबर है सिर्फ 10।
ये भी नॉर्मली हमें एग्जामिनेशन में मिलती है। अभी इससे पहले ओवरहेड का सवाल देखा, आधे सवे से भी थोड़ा कम था वो सवाल, बिल्कुल वो तकरीबन 1/3 ऑफ पेज पे सवाल था और 8 नंबर का था। ये पूरे सवे का सवाल है और 10 नंबर का है। तो ये भी थोड़ी सी आपको साइज ऑफ द क्वेश्चन भी आपको, जो पहले मैंने कहा था क्वेश्चन में ढूंढने आसान, आसान सवाल यूजुअली हमेशा छोटा सवाल होता है, ये ध्यान में रखें। जो सवाल थोड़ा सा बॉडी में लंबा हो गया ना, जैसे ये 10 नंबर का सवाल से इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, तो ये आसान तरीन सवालों वाला होगा नहीं, हो सकता है लेकिन यूजुअली पहली दफा में करने वाला नहीं होता। पहली दफा में पहला सवाल करने वाला वही होता है जो छोटा सा सवाल, यूजुअली 6 में से कोई 3 या 4 सवाल इतने इतने ही होंगे हमारे, तो उनमें से कोई हमें एक आध मिल जाएगा, हमें वही करने हैं। ये सवाल लेंथी है, लेंथी सवाल में ज्यादा डाटा होता है और ज्यादा डाटा को एब्जॉर्ब करना समझना एट टाइम आपका एरर इसमें रेट ज्यादा हो जाता है। तो सवाल को पढ़ते हैं जनाब। इस कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी। बेसिकली करंटली कंपनी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चल रही है, अब सोचिए हम एबीसी पे चले जाएं, तो हमें कहा जा रहा है बताइए एबीसी से पहले और एबीसी के बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है ईच प्रोडक्ट, क्योंकि एबीसी और ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड की तकसीम बदल देती है, प्रोडक्ट्स में ओवरहेड की तकसीम बदल जाती है, और प्रोडक्ट्स की ओवरहेड में तकसीम बदलने से प्रोडक्ट्स वाइज प्रॉफिट बदलता है, इदारे का प्रॉफिट नहीं बदलेगा क्योंकि टोटल खर्चा तो वही है, सिर्फ वो खर्चे की तकसीम प्रोडक्ट्स में बदल रही है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बदलेगा, एक किसी का कम किसी का ज्यादा हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट नहीं बदलता। सवाल पढ़ते हैं जी हम। शाहिद कंपनी लिमिटेड एसपीएल इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स जेके एंड एल। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स लेटेस्ट एनुअल मैनेजमेंट अकाउंट्स। प्रोडक्ट जे के एल में क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड यूनिट्स कितने हैं जी जे के एल के, और ये फिर डाटा रुपीज इन मिलियन में मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेल्स ओवरहेड्स, और ये टोटल कॉस्ट का डाटा गिवन है जी, ठीक है जी, क्योंकि मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड सेल ओवरहेड ये सारी कॉस्ट हैं। तो हमें प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट दे दी गई हैं, क्या है मजीद। ट्रेडिशनली एसपीएल इज हैज एलोकेटेड इट्स फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है जी, and sales overhead on the basis of labor hours and sales volume respectively. सो फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर आवर की बेसिस पे प्रोडक्ट में तकसीम किया गया है और सेल्स ओवरहेड को सेल्स वॉल्यूम की बेसिस पे तकसीम किया गया है, ठीक है। उसने ओवरहेड्स की तकसीम की बेसिस बता दी जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड दोनों बता दी। आल्दो कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड से डील कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने सेल्स ओवरहेड का भी जिक्र कर दिया। Traditionally, SPL has allocated its factory and ये तो पढ़ लिया हमने. However, SPL is currently considering the use of ABC for more adequate allocation of expenses. Following data has been collected in this regard. Data क्या जनाब? सेल प्राइस पर यूनिट हमें दी गई है, मशीन आवर्स पर यूनिट हमें गिवन है, बैच साइज गिवन है, एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर गिवन है, और फिर ओवरहेड का ब्रेकअप दे दिया गया है। ओवरहेड का ब्रेकअप जरा समझिएगा बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल है 184 जो कि करंटली इस तरह तकसीम हुए हैं, सेल्स ओवरहेड टोटल है 144 जो करंटली ऐसे तकसीम हुए हैं। हमें फैक्ट्री ओवरहेड 184 का ब्रेकअप दे दिया गया है डिफरेंट हेड्स में, और सेल्स ओवरहेड 144 का ब्रेकअप दे दिया गया है डिफरेंट हेड्स में, और हमें इन ओवरहेड्स को इन बेसिस की मदद से दोबारा प्रोडक्ट में तकसीम करना है। पहले उसने सारे ओवरहेड्स को एक सिंगल बेस पे तकसीम कर दिया लेबर आवर, सारे सेल्स ओवरहेड को सिंगल एक बेस सेल्स वॉल्यूम पे तकसीम कर दिया। अब उसने फैक्ट्री ओवरहेड के भी 4 हिस्से कर दिए और सेल्स ओवरहेड के भी 4 हिस्से कर दिए, ताकि हम हर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर को सूटेबल बेस पे तकसीम करें। एक बेस पे सारे ओवरहेड तकसीम नहीं हो गए, हम अब अलहदा अलहदा हर आइटम की बेस सेलेक्ट की जाएगी, एबीसी के लिए उसके ऊपर तकसीम किया जाएगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अदर फिक्स सेल्स ओवरहेड्स, ये बात कर रहा है जनाब ये इस आइटम की, ये इस आइटम की, ये जो 2 आइटम है ना इनकी बात कर रहा है 34 एंड 14। accumulate from various minor expenses, therefore cost accountant advise allocating them according to machine hour। उसने कहा जी बाकियों की तो बेसिस देख लेना क्या है,
इन दो की बेसिस में आपको बता रहा हूं ये मशीन आवर, बाकियों के बेसिस खुद फैसला करना क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल एक्टिविटी बेस बनती है उनकी, लेकिन इन दो को आपने मशीन आवर की बेस पे तकसीम करना है। कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। अच्छा भाई, दोनों तरीकों से, बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले जरा बिफोर की बात सुन लो, मैं बिफोर पे ज्यादा टाइम नहीं लगाता, बिल्कुल सामने की बात है। प्रोडक्ट वाइज पीएनएल मांगा ना, प्रोडक्ट वाइज पीएनएल कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट का रेवेन्यू माइनस प्रोडक्ट की कॉस्ट। और प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैसे आएगा? यूनिट्स इंटू प्राइस, ऐसा ही है। प्रोडक्ट जे का यूनिट्स इंटू प्राइस, प्रोडक्ट जे का रेवेन्यू बन गया। प्रोडक्ट जे का रेवेन्यू माइनस प्रोडक्ट जे की कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया, दैट्स इट। हमें ये ब्रेकअप में जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है ना। तो थिंक स्मार्टली। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होता है? यूनिट्स इनटू प्राइस। तो यूनिट्स भी गिवन, प्राइस भी गिवन, रेवेन्यू आ गया। और कॉस्ट गिवन है भाई, ब्रेकअप की मुझे जरूरत नहीं है। तो उसने सिर्फ मुझे ब्रेकअप दिया, तो कोई बच्चा जो सोचेगा नहीं, जरा नालायक होगा, वो टाइम जाया कर देंगे यहाँ पे ब्रेकअप लिखने में, 4 लाइनें लिखने में टाइम जाया करेगा, जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट लिखो, काम खत्म करो, ठीक है। इसी तरह यूनिट्स इंटू प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, यूनिट्स इंटू प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी तो भाई ऐसे ही इतनी ही आसानी से निकलती है। और मैं अगर यहाँ पे आपसे इसका सोल्यूशन भी शेयर करूं, ये देख लीजिए जी, उसी तरह सिंपल अंदाज में सोल्यूशन जैसे मैंने आपसे शेयर किया। यूनिट्स इंटू प्राइस, ये रेवेन्यू आ गया, रुपीज इन थाउजेंड में उसने लिया, और इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस की, ये प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आ गया, जे के एल एन टोटल, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया। लेकिन जब हम बात करेंगे एबीसी की, तो उसके लिए जरा हमें काम थोड़ा सा डिफरेंटली देखना पड़ेगा कि अगर हम एबीसी पे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। इसको हम क्वेश्चन 4 कहेंगे, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 है। ये हमारी रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन 4 नहीं है। इसमें हमें प्रोडक्ट वाइज पीएनएल बनाने को कहा जा रहा है। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों का पीएनएल हमें बनाना है। जे के एंड एल। हमें ओवरहेड की कॉस्ट को तकसीम करने के लिए टोटल कॉस्ट और उसकी बेसिस चाहिए, जैसे अभी हमने ओवरहेड के केस में भी ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया था। जे के एंड एल, ये हमारी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर हम ये एबीसी अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा? एज पर क्वेश्चन हम यहाँ पे लाएंगे रेवेन्यू, फिर हम इसमें ओवरहेड्स के डिफरेंट हेड्स हमारे पास हैं, लेस करेंगे हम इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए 4 आइटम हमें टोटल गिवन है। एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और उसने बता दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ये मशीन की है। दूसरी हमें कहा गया है सेटअप कॉस्ट। तीसरी हमें कहा गया फ्यूल एंड पावर है। चौथी हमें कहा गया अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स है। इसी तरह हमें सेल्स ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें हमारे पास 4 आइटम है। सेल्स, ऑर्डर, डिपार्टमेंट कॉस्ट,
डिलीवरी एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल, एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये तमाम कॉस्ट हम जब लेस कर देंगे रेवेन्यू में से, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिल जाएगा। सॉरी, माई मिस्टेक, ये तो ओवरहेड की कहानी है। आई मिस्ड मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड, मटेरियल एंड लेबर पार्ट। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो हमने सेल्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड लिए, और ये तो वो कॉस्ट है जो हमने तकसीम करनी है। तो वो कॉस्ट जो हमने तकसीम नहीं करनी, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर, बिल्कुल ठीक है जी, मटेरियल एंड लेबर। यहां से हमें प्रोडक्ट वाइज नेट प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जी, मटेरियल और लेबर की फिगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी रुपीज इन मिलियन में गिवन है, तो हम एज इट इज उन्हीं को लेकर अगर चले तो 100, 200 एंड 250 ये मटेरियल है। लेबर 50, 40 और 25 ये क्वेश्चन में गिवन है जी हमें। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू हमारा यूनिट्स इनटू प्राइस हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स इनटू प्राइस कर ले आऊं, तो इट इज 500, इट इज 480 एंड दिस इज 420। ये फिगर हमने रेवेन्यू की यूनिट्स इनटू प्राइस पिछले पार्ट में जो मैंने आपसे डिस्कशन में लिया उसमें कवर किया था, और ये फिगर क्वेश्चन में अवेलेबल थी। अब हमें ओवरहेड की कॉस्ट को तकसीम करना है सूटेबल बेसिस पे। जैसे हमारे पास खर्चा है, ये तमाम वैल्यूज रुपीज इन मिलियन में हम ले रहे हैं जी, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हद में खर्चा है 27 मिलियन, इधर है 24 मिलियन, इधर है 99 मिलियन, और यहाँ पे है 34 मिलियन। सेल्स ऑर्डर में 6, 54, 70 एंड 14। अब इसमें जो तो है ना अदर फिक्स्ड ओवरहेड, उसकी बेस क्वेश्चन में मुझे रेडीली अवेलेबल है। क्या है बेस? वो मशीन आवर्स। इसकी बेस भी मशीन आवर्स है, इसकी बेस भी मशीन आवर्स है। कहां से आएगी ये वर्किंग? हम एक वर्किंग बनाएंगे जिनमें से बेसिस सारी डिटरमिन करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए सूटेबल बेस क्या नजर आती है जी आपको? मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। किस प्रोडक्ट के ऊपर हमें कितना चार्ज लगाना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का? रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन्स की है, तो भाई जिस प्रोडक्ट के लिए जितनी मशीन चलेगी उसके पार्ट उस प्रोडक्ट को उतना हिस्सा डालना चाहिए। इसके लिए बेस भी मशीन आवर्स ही नजर आती है। सेटअप कॉस्ट, बैच साइज और नंबर ऑफ यूनिट से हमें पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ बैचेस बने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस, कितने बैचेस बने एक प्रोडक्ट के लिए, वहां से ये बेस बनेगी। फ्यूल एंड पावर, अगेन मशीन आवर। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, अगर आप पढ़ते हो तो एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर गिवन है, एक ऑर्डर कितनी वैल्यू का होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर आप मेजर कर सकते हो। नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर, जितने ऑर्डर प्रोसेस हुए उतना खर्चा लगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस मतलब गुड्स को अपने गोदाम से कस्टमर के गोदाम पे पहुंचाना, उसका खर्चा। तो उसके लिए शायद उसने में डिलीवरी एक्सपेंसेस के आगे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यूनिट्स आर ऑफ द सेम साइज एंड वेट। हर प्रोडक्ट का यूनिट सेम साइज और वेट का है। इसका मतलब आप प्रोडक्ट जे कैरी करो, के कैरी करो, एल कैरी करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट से है, सेल यूनिट से है। और फाइनली कमीशन, कमीशन हमें पता है इसका ताल्लुक तो सेल वैल्यू से होता है। लीजिए जी, ये हमारे ड्राइवर्स हैं। इन ड्राइवर्स की बेसिस पे हमने यहाँ पे रेशो डिटरमिन करनी, और इन कॉस्ट को हमने इन रेशोज में, रेशोज का कॉन्सेप्ट अभी हमने ओवरहेड में हासिल किया था ना, इन कॉस्ट को हमने इन रेशोज की बेसिस पे
तकसीम कर देना है। तो ये जनाब रेशोज आपने यहाँ से निकालनी है और इन कॉस्ट को रेशो बेसिस पे तकसीम करेंगे तो ये आपके ओवरहेड तकसीम हो गए, ये आपके सेल्स ओवरहेड तकसीम हो गए और हर प्रोडक्ट में से उसके रेलिवेंट ओवरहेड्स और खर्चे माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आपके पास आएगा। ये सवाल कंप्लीट करना आपकी होम असाइनमेंट रहेगा। कोई इशू होगा इसको कल डिस्कस करेंगे और कल हम अपनी डिस्कशन को बाकी टॉपिक्स की तरफ भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह कल हम क्लास थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। आज मेरी थोड़ी सी कमिटमेंट है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा 10 मिनट अर्ली लीव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। Dear students, today we have completed the first of three